Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IT alumnus, and you're watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कौन कौन सा मेथड, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ एंड देन पॉलीगॉन लॉ भी देखा था. सॉरी, पॉलीगॉन लॉ नहीं देखा था, अभी पैरेललोग्राम लॉ देखा था. ठीक है, आज के लेक्चर में हम पॉलीगॉन लॉ भी देखेंगे और वेक्टर एडिशन के सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं. मोर देन 2 वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं तो उनका एडिशन कैसे किया जाता है, क्या तब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी बात हम देखेंगे. और एट द एंड हम देखेंगे अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में हो या रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हो तो उन्हें कैसे ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे. 2 forces of equal magnitude are acting at a point. The magnitude of their resultant is equal to the magnitude of either of the vector. Then find out the angle between the forces. तो सवाल इसमें कह रहा है कि देखो we have 2 vectors f1 and f2 such that the magnitude of both the vectors are f and which is equal to the resultant vector also. ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं. तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अगर हमारे पास ए और बी 2 फोर्सेस हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों ही एफ दिया हुआ है, f1 f2 भी एफ के बराबर है और रिजल्टेंट भी एफ के बराबर है. तो ये आर ए बी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एफ. तो हमने क्या कर लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ1 स्क्वायर प्लस एफ2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, जिसमें अब वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ थीटा. हमें थीटा ही तो निकालना है. देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर प्लस कॉस थीटा. तो क्या हो गया, ये कट गया और कॉस थीटा बिकम्स इक्वल्स टू -1/2. और -1/2 निगेटिव वैल्यू, कॉस की निगेटिव वैल्यू कहाँ होती है, कॉस की निगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है, ऑल, सिल्वर, टी, कप. यहाँ सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस. तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस तो नेगेटिव होने वाला है. तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि 120 डिग्री, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. और ये तो तुम्हें याद होना चाहिए यार, -1/2 कहाँ पे होता है कॉस थीटा की वैल्यू. तो थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज आ जाएगा. 120 डिग्रीज होते ही देखो f1 और f2 क्या हो जाएंगे, कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे. और ये एफ आर वेक्टर देखो, f1 अगर f2 आप तो ऐसे बनाते हो तुम, तो एफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और ये वाला वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ आर वेक्टर हो जाएगा. करेक्ट और नॉट. चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाएं. चलो अब ये एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, नीट 2006 में आया था ये सवाल. द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर. ठीक है, क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर. लेट्स सपोज वी हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो इनका सम पहले कर लो और इसकी मैग्नीट्यूड की बात चल रही तो मैग्नीट्यूड लगा लो. दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स. तो पहले डिफरेंस कर लो और इसका मैग्नीट्यूड कर लो. समझ में आ रही बात. तो ये हमने कर लिया, a प्लस बी और a माइनस बी. a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली बात आ गई. a प्लस बी का तो हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो तुम्हें बता दूं कि a माइनस बी जो वेक्टर होता है ना, सब्सट्रैक्शन अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे तुम्हें फॉर्मूला भी दिखा देंगे हम, लेकिन अभी जस्ट क्वेश्चन आ गया है तो हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा. ठीक है, जस्ट एक माइनस ऐड हो जाता है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है. तो ये वाला माइनस इज दी ओनली डिफरेंस इन द फॉर्मूला. ठीक है, अब ये लगाते ही क्या होगा, a स्क्वायर कट गए, b स्क्वायर कट गए, 2a एंड b भी कट गए. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा. दैट मींस एक cos थीटा को अगर इस साइड पे ले जाओगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. दैट मींस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया. 2 को तो इधर ले जा सकते हैं ना वापस. तो थीटा शुड बी 90 डिग्री. थीटा शुड बी व्हाट, 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री होंगे a और b के बीच में तो ही ऐसा पॉसिबल है. तो देखो अब इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि वेक्टर a अगर ऐसा हो गया, वेक्टर b अगर ऐसा हो गया, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर इज 90 डिग्री. तो अगर ये वेक्टर b है तो माइनस नेगेटिव ऑफ वेक्टर विल बी जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब इन दोनों का रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी a प्लस b.
इन दोनों का रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी a माइनस बी। अब तुम देखो यार, ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है? सिमिलर क्या, एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है, जस्ट ऊपर नीचे मिरर इमेज है। यहाँ के तो इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट मिरर है, तो एग्जैक्टली यार ये लेंथ जो होगा वही लेंथ ये भी तो होगा। अब a माइनस बी और a प्लस बी का लेंथ अगर इक्वल हो गया दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए। बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। आराम से सुन के उसे सोचा करो। अगर पहली बार सुन रहे हो तो मे बी यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना है। नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 6 वेक्टर्स a से f तक दिए गए हैं, हैव डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, इस बारे में अपने को सोचना है। चलो वेक्टर इसको चेक कर लेते हैं। b प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू माइनस एफ, तो b ड्रॉ कर लो। b कैसा है, ये वाला है ना, b ड्रॉ कर लिया अपन ने, ठीक है। c ड्रॉ कर लो, b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी है तो प्लस सी ड्रॉ कर लेते हैं, ये b हो गया और यहाँ से c इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब f का डायरेक्शन क्या है, f का डायरेक्शन इस तरीके का है, ठीक है। और तो माइनस एफ का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये f है तो माइनस एफ होगा इस तरीके से। और देखो b प्लस सी का रिजल्टेंट क्या बनने वाला है, b प्लस सी का रिजल्टेंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करते ही बनता है ना, तो ये b प्लस सी वेक्टर है। और क्या b प्लस सी वेक्टर और f वेक्टर, ये दो वेक्टर तुम्हें सेम लग रहे हैं? हाँ यार लग तो रहे हैं, तो ऑप्शन पहला ही सही है, बाकी चेक करने की जरूरत है क्या? इसमें वन आंसर करेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बाकी में नहीं होगा, तुम घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब हम आ गए हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास एक वेक्टर a है, दिस ब्लैक वेक्टर, एंड देन वेक्टर b है। देखो यहाँ पे बनाया ना, ये ब्लैक वेक्टर a, देन दिस वन इज वेक्टर b। अगर मुझे माइनस ऑफ वेक्टर b ड्रॉ करना हो तो जस्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट, तो ये एरो हेड का साइन अपोजिट साइड में लगा लो। तो एंड कीप द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस एरो टू बी द सेम, लेंथ ऑफ द लाइन टू बी द सेम। अगर लेंथ ऑफ द लाइन सेम है तो मैग्नीट्यूड तो b ही रह जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए एक माइनस साइन आ गया। समझ में आ रही बात? आ रही बात, नहीं आ रही समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो a प्लस बी निकालना है तो मुझे इस वेक्टर पहले और दूसरे वेक्टर का यूज करना होगा। पहला वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लिया और दूसरा वेक्टर इसके हेड, दूसरे वेक्टर का टेल एंड पहले वेक्टर के हेड एंड से स्टार्ट करना होता था, तो ये स्टार्ट कर लिया, वेक्टर b बना लिया। अब अपोजिट डायरेक्शन पे इसे क्लोज करने वाला ही तो a प्लस बी या रिजल्टेंट ऑफ a एंड b होगा। समझ में आती बात? तो ये तो हमें एडिशन हमने पढ़ रखा है, और ये जो एंगल आएगा बीटा या जो भी ले लो थीटा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन शो करेगा a प्लस बी का। अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन ना बिल्कुल सेम चीज है, बस ध्यान क्या रखना है हमें कि ये b वेक्टर की जगह हमें माइनस बी वेक्टर लेना है, ठीक है। अब माइनस बी वेक्टर ले लिया तो अब इसका, इन दोनों का a और माइनस बी का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वेक्टर a ड्रॉ कर लो, वेक्टर a ड्रॉ कर लिया। अब वेक्टर a के हेड एंड से तुम्हें नए वाले वेक्टर का, नया वाला वेक्टर कौन सा है, ये माइनस बी वाले वेक्टर का टेल एंड स्टार्ट करना है और फिर माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लेना है। अब ये माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करते ही ये देखो इनका सेंस क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज सेंस है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्लोज कर देना है। ये येलो लाइन से हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्लोज कर दिया ना, तो यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस b, दैट मीन्स वेक्टर a माइनस वेक्टर b। समझ में आ रही बात? अब ये जो भी थीटा आ जाए ये एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला जस्ट मैंने तुम्हें जैसा बताया एक बार फिर से लिख लो, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड क्या हो जाता है, इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया तो फिर तो पहले जैसा हो गया ना, प्लस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। बात समझ में आती है? इसका अंडर द रूट हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू है ये, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू है ये, ठीक है ना। और थीटा के लिए क्या बात हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। यहाँ
पहले प्लस आता था ना, अब ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला लिख लो कहीं, एंगल के लिए और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। अब देखो, अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा ना वेक्टर एडिशन पे, हमारे पास दो वेक्टर होते थे, वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी। अगर वेक्टर सी भी आ जाए मेरे पास, वेक्टर सी भी आ जाए मेरे पास, तब मैं क्या करूँगा भाई? समझ रहे हो बात को? और तीनों का रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो इसके लिए पॉलीगॉन लॉ दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या है कि अगर मोर देन वन वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहला वेक्टर बना लो, वेक्टर ए बना लिया अपन ने। दूसरा वेक्टर या इसके हेड एंड से बना लो, वेक्टर बी बना लिया। तीसरा वेक्टर के बारे में सोचो कैसा है। तीसरा वेक्टर सी इधर की ओर जा रहा है ना, इधर की ओर जा रहा है, तो इधर की ओर लेके चले जाओ। लेकिन बेटर क्या होगा, ऐसा वेक्टर बनाओ तुम, ये सी हो गया। अब देखो, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे जमाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हें वेक्टर्स को इस तरीके से जमाना है कि वो एक सेंस में आगे बढ़े। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्लॉक गया, फिर यहाँ से एंटी क्लॉक हो गया, नहीं, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये एग्जाम्पल दिया ताकि तुम्हें समझ में आए कि लोग वेक्टर्स को जमाना कैसे होता है। ठीक है, चलो तो अभी फिर से स्टार्ट करते। देखो, ए बी और सी कैसे जमाया जाए, कैसे जमाया जाए? वेक्टर सी को पहले जमा लेते हैं। देखो, वेक्टर सी को इस तरीके से जमा लिया, फिर उसके बाद वेक्टर ए इसके आगे लगाऊं या बी? ए लगाने से ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है, ए लगा लिया, फिर ए के बाद लगा लो बी लगा लिया। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में इसको कंबाइन करने से मिलेगा। ये क्या होगा? वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिस सेंस में जमाया उस सेंस में लिख दो। ठीक है, हालांकि वही बात आ जाती है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे दिखाया है इन्होंने, पी क्यू आर एस टी को जमाया है। तो वेक्टर पी जमाया, फिर उसके बाद क्यू जमा दिया, फिर आर जमा दिया, फिर टी, सॉरी आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो इन्होंने तो देखो यहाँ पे एक क्लॉक के बाद एंटी क्लॉक भी जमा दिया। नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हारा पॉलीगॉन कंप्लीट होने के तरह दिखाई दे रहा है तो इन टोटलिटी तो ये कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है तुम्हें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है ना। तो ये समेशन, अगर हमारे पास और भी ज्यादा वेक्टर्स होते तो क्या पता उससे हम जमाते और ये क्लॉकवाइज सेंस में मिल जाता हमें, और एंटी क्लॉक में क्लोज करते तो वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता, आर वेक्टर। ठीक है, वैसे एक बात बता दो, पॉलीगॉन लॉ का यूज हमारे फिजिक्स में बहुत ही कम होने वाला है, मतलब ना के बराबर होगा। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल वाला फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थीटा का फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। तो देखो, किसी भी वेक्टर को, अगर मेरे पास, मैंने कह दिया वेक्टर ए है मेरे पास, तो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में, दैट मीन्स देखो हम लोग क्या है कि नॉर्मली ये एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब अगर कोई भी वेक्टर है मेरे पास इस तरीके से, वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर को मैं एक्स वाई एंड जेड के कंपोनेंट्स में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देखो, ये टोटल वेक्टर है, टोटल वेक्टर का एक्स में कुछ कंपोनेंट होगा, उसके साथ हम आई कैप लगा देंगे, प्लस वाई में कुछ कंपोनेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ हम जे कैप लगा देंगे, प्लस जेड में कुछ होगा, उसके साथ हम के कैप लगा देंगे। समझ में आ रही बात? के कैप लगा देंगे। तो यही लिखा गया, वेक्टर ए लिखा गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरीके से वेक्टर बी लिखा गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन इन देयर कंपोनेंट फॉर्म, इसे क्या कहा जाता है? कंपोनेंट फॉर्म, या फिर कह लो रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है इसे। तो इन दोनों तरीकों में से अगर इन दोनों नाम में से कोई सा भी नाम दिया हो तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज गोइंग टू बी, देखो क्या करना है, आई के साथ आई का एडिशन, जे के साथ जे का एडिशन, मैग्नीट्यूड्स का ए एक्स प्लस बी एक्स कर लो और आई लगा लो, ए वाई प्लस बी वाई कर लो और जे लगा लो, फिर ए जेड प्लस बी जेड कर लो, फिर के लगा लो। तो क्या इस पे एक क्वेश्चन कर ले क्या? चलो मैंने लिख दिया, ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j दिया है, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3j माइनस 3j
प्लस के दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे क्या होगा, तो देख लो भाई, निकाल लो। आई के साथ आई को एडिशन करना है, तो देखो ए में तो आई है, बी में आई नहीं है, तो 2i ही रहने दो, 2i प्लस 0 हो जाएगा, राइट ना। और फिर इसके बाद बी के बारे में सोचो, जे के बारे में सोचो, तो -3 प्लस -3 तो टोटल कितना हो गया, -6 जे कैप हो गया, करेक्ट और नॉट। अब के के साथ कोई और नहीं है तो प्लस के हो गया, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रही बात, 2i -6j प्लस के। ये दिखने में पता दिख रहा है क्या, फिर से लिखते हैं 2i -6j प्लस के, ठीक है। तो ये तरीका होता है वेक्टर एडिशन का। तो आई थिंक वेक्टर एडिशन यहाँ पे हमारा सब कुछ हमने कर लिया है, कवर कर लिया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए, है ना। तो चलो यहाँ तक हमारा काम खत्म है। अब इसके बाद हम देखो नेक्स्ट हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है, तो एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, देन प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ेंगे और भी कुछ एक आध टॉपिक ले लेंगे। चलो ये देख लो, वेक्टर ए इज गिवन एज 3i प्लस 2j प्लस -k, फिर 2j प्लस k इज वेक्टर बी। तो एडिशन होगा तो क्या हो गया, देखो i का i के साथ, i में क्या है 3 है, वेक्टर a इज हैविंग 3 विथ i, है ना। वेक्टर b में i का कोई कंपोनेंट नहीं है तो 0 लेगी, ठीक है। अब b में देखो 2 प्लस 2, यहाँ पे b में दैट मीन्स j में, सॉरी, है ना। फिर k डायरेक्शन में -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3i प्लस 4j इज दी फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के टॉपिक्स भी लेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के उसे समझेंगे और उस पर क्वेश्चन किया करेंगे और बिल्कुल मज़े के साथ क्लासेस करते रहेंगे। तो आप लोग भी मज़ा करते रहो और बढ़िया से, और दुआ करो कि जल्दी से जल्दी क्या आ जाए, वैक्सीन आ जाए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।